ठीक है, तो फिर बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा वाला? कौन से वाले की बात कर रहे हो तुम बेटा? ये तो पीडीएफ भेज दूंगा मैं। हम्म। पहला क्वेश्चन है ये बेटा तो आज का। तो वो पूछा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 एंड 1/7। इनमें से ऐसी कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 7 एंड 1/7 है? पहला रूट्स निकाले क्या तूने? कैसे किया? जरूरत नहीं है रूट्स निकालने की। इसमें कई तरीके से हो सकता है ये क्वेश्चन। बता कोई एक आध तरीका और बता रूट्स निकालने के अलावा। अच्छा, चल सही है। देख, एक तरीका ये वाला भी होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। याद है ये वाला तरीका? तुम्हें क्या लगा सिर्फ ये पॉलिनोमियल पे काम करता है? ये इस पे भी काम कर जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो वहां पे जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से बनाते थे, इक्वेशन भी बना सकते हैं। बस इक्वल टू जीरो लगा लेना साथ में यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हो गया 7 + 1/7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 7 × 1/7 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस ये 7 7 जा 49 +1/7 एक्स प्लस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, और 1 बचा और इक्वल टू जीरो। ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस और 50/7 एक्स प्लस 1 और इक्वल टू जीरो। अब नीचे क्योंकि इसके अपोन में 7 आ रहा है, यहाँ ऑप्शन में एक में भी नहीं है, तो एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 7x² माइनस 50x प्लस 7 और इक्वल्स टू जीरो। तो ये 7 जो है इंटू में चला जाएगा इधर। ये हो गया 7x² माइनस 50x प्लस 7 और बराबर जीरो। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है। ठीक है, माइनस का 50 प्लस का 7 इसी में आ रहा है। कोई दिक्कत बच्चों? दूसरा तरीका भी है एक। क्या? कि तुम्हें पता, वो थोड़ा और ज्यादा लेंदी हो जाएगा। जैसे तुम्हें पता है फ्रूट्स का मतलब क्या है? वही जीरो तो रूट एक ही बात होती है। तो अगर मैं एक्स की जगह पर 7 पुट कर दूं और 1/7 पुट कर दूं, दोनों केस में आंसर इधर जितना है उधर भी उतना ही आना चाहिए। यानी इधर जीरो है आरएचएस में, तो इधर भी जीरो बन जाए, यानी सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। तो ये तीन तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट रूट निकालो, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और नहीं तो फिर जो है डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करके देख लो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये तीनों तरीके तुम्हें पता होने चाहिए बच्चों। समझ में आ रही है? ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ना आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है ऐसे, x/12 माइनस 3/x इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स निकाल दो। वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, यानी रूट्स इसके। x/12 माइनस 3/x और बराबर जीरो। फर्स्ट वन +-6। ठीक। ठीक है, ठीक है। x² माइनस 36 एलसीएम लेंगे 12x आएगा यहाँ। x² माइनस 36 सिक्स, और ये जीरो। x² माइनस 36 इक्वल टू जीरो इंटू 12x जीरो हो जाएगा। और x² इक्वल्स टू 36। सही बात है। x इक्वल्स टू प्लस माइनस और √36। आंसर आ गया x इक्वल्स टू +-6।
36 का रूट 6 होता है तो सही। क्या बेटा? अच्छा तुमने ऐसे किया है, एक सेकंड, ऐसे किया है, x/12 बराबर 3/x ऐसे, ऐसे ना? सही है, ये भी ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² = 36, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36, यानी x इक्वल टू +-6। दोनों ही बातें सही है। ठीक है। ऐसे एलसीएम लेके और ऐसे तुमने किया, दोनों तरीकों से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन बच्चों। ऐसा एक क्वेश्चन सचिन ने पूछा था शायद मुझे कल। सचिन पूछा था तुमने क्वेश्चन ये वाला? हम्म। 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरियाज का सम 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उनके पेरीमीटर्स के बीच का अंतर 8 सेंटीमीटर 8। लेंथ निकाल दो उन स्क्वायर के साइड्स की। बच्चों ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, देखना ध्यान से। जिन्हें आता है वो करके बता देना। देखो, जब उसने बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8, जब डिफरेंस बोला है, अंतर बोला है उनके पेरीमीटर का, तो सीधी सी बात है, एक जो स्क्वायर है बड़ा होगा, एक छोटा होगा। तभी उनके बीच का अंतर 8 आ रहा है, नहीं तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा अंतर। ठीक है। साइड्स जो है, एक की किसी की साइड ज्यादा होगी, एक उसकी और एक की छोटी होगी। तो एक काम करो, लेट, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना तुम लोग। लेट दी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। हमने माना कि उसकी लार्जर वाले स्क्वायर की साइड x सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ द स्मॉलर वन, दैट ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर बी बाई सेंटीमीटर। ठीक है। x सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर साइड मान ली मैंने। अब हम शुरू करेंगे इससे, क्या बोलते हैं, पहली लाइन से ही करते हैं। बोला सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। किसी स्क्वायर की अगर साइड x है तो उसका जो एरिया है ना, वो x² हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है। अगर दूसरा वाली साइड, मतलब जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड y है, तो उसका एरिया y² हो जाएगा। दोनों का सम बोला है उसने 52 है, 52। पहली क्वेश्चन हो गई हमारी। सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स बोला है ना, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के एरिया का सम 52। फिर बोला है कि एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू x माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 8। उनके पेरीमीटर का बीच का अंतर 8 है। इसका मतलब ये हो गया। 4x माइनस 4y क्यों घटाया? क्योंकि बड़ी वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड x मानी है, तो उसका पेरीमीटर भी ज़्यादा ही होगा ऑब्वियसली। तो 4x माइनस 4y = 8। चार उठाए हम यहाँ से कॉमन, x-y बराबर 8। और ये हो जाएगा x-y = 8/4। और ये हो जाएगा x-y बराबर 2। ठीक है। यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, x = 2 + y हो जाएगी। y उधर भेज दिया मैंने तो। इसको इक्वेशन सेकंड मान के और इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ लिखूंगा पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है x² + y² = 52। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 2 + y। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो गया ये, प्लस ये y² और इक्वल टू 52। यहाँ से मिल जाएगी हमें क्वाड्रेटिक। जो ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ये मतलब अपने आप में एक यूनिक अलग क्वेश्चन है। ध्यान रख लेना इस बात का। यहाँ क्या बोलेगा, सम ऑफ एरिया जब टू स्क्वायर्स देगा और साथ में डिफरेंस देगा पेरीमीटर्स का। तो तुम्हें मजबूरी में दो साइड से लेनी पड़ेंगी, एक्स और वाई अलग अलग। यहाँ पे तुम एक साइड से काम चला नहीं सकते। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को याद रख लेना बच्चों तुम दिमाग में, कि ऐसे एक्स और वाई दो अलग अलग साइड से हम कर लेते हैं। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा इधर, अब ये तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2 × 2 × y, a² + b² + 2ab प्लस y² = 52। 2 का स्क्वायर 4, y² 2y², 2 × 2 = 4y,
इज इक्वल टू 52। ये हो गया देखो, 2y² प्लस 4y प्लस 4 माइनस 52 और बराबर 0। 2y² प्लस 4y माइनस 48 और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जो है आ गया, सॉल्व करेंगे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y² प्लस 2y माइनस 24 और बराबर 0। 2 चला जाएगा डिवाइड में, y² प्लस 2y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसे तुम्हें करना है सॉल्व, तो 4 और 6 में ब्रेक कर लेते हैं। 6y पॉजिटिव 4y नेगेटिव, 4 6 24 हो जाएगा इस वजह से। यहाँ से अब उठाएंगे कॉमन, तो y उठाया कॉमन तो ये बचेगा y+6, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया माइनस का, और इज इक्वल टू 0। y+6 हम कॉमन उठाए तो ये बचेगा y-4 इज इक्वल टू 0। या तो y+6 इक्वल टू 0, या फिर हमारा y-4 इक्वल टू 0। अब तुम्हें भी पता है कि साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, यहाँ से जो y की वैल्यू -6 आएगी नॉट पॉसिबल, यहाँ से y की वैल्यू 4 आएगी ये पॉसिबल है। ठीक है, ये हमारा यहाँ लिख देंगे साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स वाई की जो वैल्यू है 4 आ गई, 4 सेंटीमीटर, और उसकी कितनी है एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एक्स की है 2+y, 2+y की वैल्यू 4 आई है तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल फाइनल देखते हैं। उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ, यहाँ लिख दूंगा मैं, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक की 6 आई है, एक की 4 आई है। ये क्वेश्चन समझ में अगर नहीं आया हो किसी को तो मुझे बता देना, और अगर आ गया है तो इसे नोट कर लो बच्चों। मैं यहाँ से शुरुआत से दिखा दे रहा हूँ, और शुरुआत से तुम लोग नोट कर लो इसे यहाँ से। जब इतना हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ा दूंगा मैं इसे। पहले तो ये बताऊं सचिन, तुमने कर लिया था ये खुद से कि नहीं कर पाया? गुड। और बाकी बच्चे समझ पाए इसे अच्छे से या नहीं? दीपक, ऐसा क्वेश्चन अगर जिस भी बुक से कर रहे हो तुम, RDRS उसमें दिए हैं, तो दिख जाए तो कर लेना खुद से, ठीक है। ये क्वेश्चन को नोट कर लो, और इस जैसा दिख जाए तो दिमाग में एक ये बना रहना चाहिए कि हाँ ये ऐसे किया था, कर लेना। भूल जाओ तो सॉल्यूशन उठा के देख लेना, ठीक है। रैयत नोट कर रहे हो बेटा? कर भी लिया पूरा? साथ में कर रहा था क्या? समझ पाया साथ के साथ कि नहीं, कि नोट ही करता रहा सिर्फ? चल ठीक है। होमवर्क पता है कल से क्या करना है, एक डाउट जरूर लेके आना है। हम्म। तो ऐसे कुछ भी मत उठा लाना क्वेश्चन, नहीं तो पीट दूंगा मैं। मुझे लगना चाहिए कि हाँ तुमने इस क्वेश्चन में मेहनत करी है थोड़ी सी करने में। अंकुर, समझ में आया तुम्हें बेटा? नोट कर रही हो?
गुड। पूरा फाइनल आंसर सब कुछ लिख लिया सही से। अगला क्वेश्चन बच्चों। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है ये। एक ही समझाऊंगा, उसके बाद खुद से आना चाहिए तुम्हें। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं है ये, अपवर्ड स्पीड और डाउनवर्ड स्पीड अलग है ये थोड़ा। समझाता हूँ देखना। ये ट्रेन जैसा एक तरीके से हो गया। ट्रेन वाला क्वेश्चन कराए हैं हम तुम्हें बेटा, स्पीड डिस्टेंस वाला। वैसा ही क्वेश्चन है ये, अगर कर पाओ शायद तुम लोग। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है, अपवर्ड डिस्टेंस 150 किलोमीटर कवर करता है 2.5 घंटे। ट्रेवल एंड अपवर्ड डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर। अच्छा सॉरी, 2.5 घंटा ज्यादा लगाता है अपवर्ड डिस्टेंस कवर करने में। डाउनवर्ड की अपेक्षा 2.5 घंटा ज्यादा लगाता है। ठीक है। मानो, मान लिया अगर कि जैसे अब जिस स्पीड से गया था अपवर्ड और लौट के डाउनवर्ड आया है, तो डाउनवर्ड की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मान लो जैसे जाने अपवर्ड जाने की स्पीड एक्स है, तो लौट के आने की डाउनवर्ड स्पीड है x+10। ठीक है। और जाने का जो टाइम है वो आने के टाइम से सीधी सी बात है, जब जाने के टाइम की स्पीड कम थी तो टाइम भी ज्यादा लगा होगा, तो ये कितना ज्यादा लगा है, 2.5 घंटा का अंतर है। तो सेम क्वेश्चन वही है, ट्रेन जैसा। स्पीड भी उसने बता रखी है, पहले एक्स थी फिर x+10 हो गई है, ऐसे। तो ये बच्चा ट्राई कर रहा है क्या? ठीक है करो। ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में नहीं आया कि सर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या करना है इसमें, कोई आइडिया नहीं है? है क्या कोई? चलो करो फिर तुम लोग अपना, मैं अलग कर रहा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ person while going upwards be x km/h, then speed of person on coming downwards equals to x+10 km/h। ये हो जाएगी उसकी स्पीड डाउनवर्ड वापस आने में। अब हम लिखेंगे टाइम टेकन।
टाइम टेकन बाई पर्सन ऑन गोइंग अपवर्ड्स, अपवर्ड जाने में वो कितना समय लगाएगा। तो सीधी सी बात है, 150 दूरी है, स्पीड एक्स है, 150/एक्स घंटे लगाएगा। यही तरीका हम तुम्हें वहां पे सिखाए थे, कैसे लिख लेना कि टाइम अपवर्ड जाने में कितना लगाया। ऐसे ही टाइम टेकन बाई पर्सन ऑन कमिंग डाउनवर्ड्स, 150 स्पीड है, सॉरी 150 वो है दूरी है, x+10 उसका स्पीड है, कितने आवर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टाइम अपवर्ड का था वो 2.5 घंटा ज़्यादा है, तो अपवर्ड वाली टाइम में से डाउनवर्ड वाला अगर मैं टाइम माइनस कर देता हूँ तो आंसर हमारा आएगा 2.5 घंटा, 2 होल 1/2 यानी 5/2। फर्दर इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे हो जाएगा x(x+10) और 150 का इंटू x+10 से होगा, और इधर जो है 150 का इंटू एक्स से होगा, इक्वल टू 5/2। फर्दर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 150x प्लस 1500 माइनस 150x अपॉन x² प्लस 10x इक्वल टू 5/2। 150x से 150x हो जाएगा कैंसिल आउट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 50x इक्वल टू 3000, 3000, और 5x² प्लस 50x माइनस 3000 और इक्वल टू 0। मैं 5 ले लूँगा फिर कॉमन, आगे इधर कर दे रहा हूँ इस साइड पे, 5 मैंने उठाया कॉमन, तो ये बचेगा x² प्लस 10x माइनस 5, 6 जा होता है 30 यानी 600 और इक्वल टू 0। x² प्लस 10x माइनस 600 और इक्वल टू 0। ये तो मुझे पता है कि 20 और 30 में ब्रेक हो जाएगा, 20 सॉरी 30x माइनस 20x, क्योंकि मुझे मालूम 20 और 30 का इंटू करके 600 आ जाता है, और x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x+30, माइनस का 20 कॉमन उठाएंगे तो ये हो जाएगा x+30 और इक्वल टू 0। x+30 कॉमन उठाए तो ये हो जाएगा x-20 और इक्वल टू 0। या तो हमारा ये 0 के बराबर या फिर हमारा ये 0 के बराबर। देखो स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, तो ये जो एक्स था वो टाइम, मतलब वो कौन सी स्पीड थी, वो अपवर्ड जाने की स्पीड थी, यानी कि उसकी अपवर्ड जाने की स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही है, और डाउनवर्ड की पता है 10 ज़्यादा है तो 30 हो जाएगी। फाइनली तुम लोग ये लिख देना कि स्पीड, यहाँ लिख देता हूँ नीचे इस जगह पे, स्पीड ऑफ पर्सन वाइल गोइंग अप इज 20 km/h। स्पीड ऑफ पर्सन वाइल गोइंग डाउन इज 30 km/h। नोट करना चाहोगे बच्चों? करो फिर, समझ में आ गया ये बताओ पहले मुझे। नहीं आया हो, हाँ तो किसी भी स्टेप पे नहीं आया पूछ लेना।
अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वही स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन लगभग एक तरीके से ही होते हैं टाइम से। मैंने तुम्हें समझा रखा है, पहले ही बता रखा है। थोड़ा क्या यहाँ से कर लो नोट आउट। पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला। मानसी, पढ़ाई सही हो रही है कि नहीं हो पा रही? अच्छा, वृंदावन घूम लिया? बढ़िया बढ़िया। हम्म, हो गया। ये भी लास्ट की लाइन भी लिख ली? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का छूट तो नहीं गया बच्चों? सबने लिख लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। मुझे उम्मीद है कि सब कर पाएंगे इसे। ईच एंड एवरी वन। अंकुर, ये बताओ मुझे कि रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, मतलब इक्वल रूट्स बेसिकली कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या कंडीशन है? हम्म। अच्छा, आंसर भी आ गया तुम्हारा। गुड। गुड। अंकुर, कंडीशन बताओ। फॉर इक्वल रूट्स क्या कंडीशन है? नहीं पता? कल तो समझाया ही था। कल तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे यही तो थे सब।
डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो। बी की वैल्यू के। हाँ तो अब जब मैंने बता दिया तब बताया तुमने बेटा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है रियल इक्वल के लिए। के स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। के स्क्वायर इक्वल टू प्लस का सिक्सटीन। और के इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन। के की वैल्यू प्लस माइनस चार हो गई। दोनों ही मतलब हो सकते हैं, प्लस चार भी और माइनस चार भी। अगला क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन है बच्चों, अगला वाला। ध्यान से समझना। शुरुआत से ही पढ़ो पहली लाइन। अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाई अ यूनिफॉर्म वॉकवे। मतलब एक लॉन है रेक्टेंगल शेप की, और उस रेक्टेंगुलर लॉन के आसपास एक रास्ता बनाया जाना है। ठीक है। और एक चीज और दे रखी है देखो इसमें, कि 10 बाई 12 का है ये लॉन। ये देखो, ये 12 दे रखा है, ये 10 दे रखा है। इसकी लॉन की लंबाई चौड़ाई 10 और 12 है, 12 मीटर है इसकी ये लेंथ। और ये विड्थ है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक पूरा ये। ठीक है। 10 और 12। और इसके आसपास एक वॉकवे का मतलब ये पैदल चलने का रास्ता बनाया जाना है। और पैदल चलने का जो रास्ता है उसकी चौड़ाई फिक्स है। एक्स बोली है उसने, एक्स देखो, इधर भी जितनी इधर है चारों तरफ उतनी बराबर बराबर है। ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा बच्चों। हम्म। कि हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगल शेप का ऐसे करके लॉन है, उसके आसपास हमने रास्ता बनाया चलने का यूनिफॉर्म विड्थ का, एक्स चौड़ाई का। ठीक है, तो ऐसा फिगर बन गया है। ये 12 है और ये हमारी 10 है। और ये जो चौड़ाई है वो एक्स 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 चारों तरफ है। ठीक है। आगे। टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे 350 स्क्वायर मीटर। जो इसका लॉन का एरिया है टोटल, वो, और वॉकवे का यानी कि दोनों का साथ मिला के टोटल एरिया, लॉन एंड वॉकवे का मतलब है ये वाला बाहर वाला एरिया पूरा, ये। और ये लॉन यानी पूरा एरिया, ये वाला, ये पूरा कंप्लीट एरिया, ये 360 स्क्वायर मीटर है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से लेके ये पूरा कंप्लीट एरिया, ये वाला ये एरिया, ये पूरा का पूरा 360 मीटर स्क्वायर है। आगे बोला है विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन ऑल साइड्स। सारी साइड्स पे उसकी विड्थ सेम है, वो तो सीधी सी बात है, एक्स है बोला है। एक्स इधर, एक्स इधर, एक्स इधर और एक्स इधर। तो क्वेश्चन में लिख के भी बोल दिया और फिगर से भी हमें समझ में आ रहा था कि चारों तरफ सेम है। ठीक है। अच्छा, फिर बोला है वेस्ड ऑन। अच्छा, एक चीज और बोली, हाँ, डायमेंशन ऑफ द लॉन इट सेल्फ आर 12 मीटर एंड बाई 10 मीटर। हाँ, ये भी हमने फिगर में देख लिया था कि लॉन के जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई 10 और 12 है, 12 बाई 10। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें फिगर से पता चल गई थी, बस एक इसमें इसने बता दी कि 360 मीटर का एरिया है टोटल। अच्छा जी। इसने बोला है वेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन पे वेस्ड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। केस स्टडी क्वेश्चन है ये, 2025 में आया हुआ, चैप्टर 4 का। पहला सवाल। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे टेकिंग विड्थ ऑफ द वॉकवे एक्स मीटर। ठीक है। एक्स मीटर लेना है तुम्हें उसकी चौड़ाई, और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी है टोटल एरिया की। अच्छा, ऐसा है कोई बच्चा जो बना पाए? बोलो। कोई है जो इसे पहला क्वेश्चन कर पाए? एक्स स्क्वायर 12 × 10। नहीं, ये क्यों होना चाहिए? ना देखो, सुनो 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 सुनो, टोटल एरिया ये वाला एरिया की बात हो रही है, ये 360 है, कौन सा, ये वाला, यहाँ से लेके ये वाला, ये। ठीक है। ये भी तो रेक्टेंगल ही है पूरा, और इसका एरिया 360 है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता कर लो। लेंथ कितनी होगी इसकी, ये बता दो मुझे बस। बाहर वाला जो रेक्टेंगल बना है, इसकी लेंथ कितनी होगी? नहीं होगी 10, इसकी लेंथ होगी 12 + 2x। कैसे होगी समझाता हूँ। यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये हो गई कितनी, 12। 10 ही तो दिया ये, सॉरी 12 ही तो दिया ये, 12 12। और एक्स इधर, और एक्स इधर, कितनी हो गई पूरी, 12 + 2x। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसे ही जब चौड़ाई की बात करोगे, तो 10 तो यहाँ से अंदर अंदर है, और एक्स इधर और एक्स इधर, 10 + 2x। समझ में आया? ये हो जाएगी
10 + 2x पूरी। लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? L × B। एल कितनी है? एल है हमारी 12 + 2x और बी कितनी है? 10 + 2x। इनका दोनों का गुणा करके इक्वल टू 360। यहाँ से बनेगी क्वाड्रेटिक। इसका अंदर इंटू करके बताओ फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी बनेगी, निकलेगी यहाँ से? बताओ बताओ। मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। 12 + 2x, 10 + 2x का मल्टीप्लाई 360 के बराबर। 12 × 10 120। 12 × 2 = 24। 20x 4x²। 4x²। 20 और 24 44 प्लस 120 माइनस 360 इक्वल टू 0। x² + 44x माइनस 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 240 बेटा। 4 ले लो कॉमन। x² + 11x माइनस 60 और इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने फॉर्म कर ली। x² + 11x माइनस 60 बराबर 0। पहला सवाल का आंसर ये है बच्चों। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अच्छा ये बताओ किसे समझ में नहीं आया? आ गया है तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट हैं। ठीक है। पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है। पहले की बात करते हैं। पहला क्या है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द वॉकवे एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनी है उसे सॉल्व करो और जो विड्थ है ना एक्स वॉकवे की वो निकालो। तो कर दो सॉल्व। इसमें क्या है? इससे आसान क्या क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें? पहला क्वेश्चन ही तुम्हें थोड़ा टफ पड़ा था क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन कैसे बनेगी। अब ये बता दो मुझे कि अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आया कभी, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा है मैंने आता हुआ क्वेश्चन, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आया तो कर पाओगे तुम लोग? इक्वेशन बना पाओगे? हाँ। अगली बार जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बना देना इक्वेशन। इसे सॉल्व कर पाया किसी ने? आंसर आया किसी का? हाँ या ना बोलो एक बार। रजत? ठीक है। 60 है, 11 है, 15 4 में ब्रेक हो जाएगा ये तो। सही जवाब। लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। विड्थ ऑफ द वॉकवे कितनी हो गई? 4 मीटर। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का टू पार्ट, सेकंड पार्ट। इफ द कॉस्ट ऑफ पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर इज 12,000 रुपया। यानी वॉकवे वॉकवे में रास्ता बनाना है हमें। ठीक है। उस पर मान लो कुछ ईंट बिछानी है या फिर रास्ता डालना है तो उसका कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर का 50 रुपए है। तो पूरे वॉक और बोला है उसने कि कैलकुलेट द एरिया बता दो वॉकवे का अगर टोटल कीमत लगी है 12,000 रुपया उसे बनाने में। ये क्वेश्चन कौन कर पाएगा मुझे ये बताओ? पर मतलब मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 50 रुपए। टोटल जो कॉस्ट बैठी है 12,000 रुपये। एरिया पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है हालांकि ये। थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि कर पाओगे या नहीं।
सचिन, कोई आइडिया? बताओ बताओ। कैसे निकाला? बिल्कुल सही करा तुमने बेटा। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? जब हम एक की कॉस्ट को, जैसे हमने टोटल ये कॉस्ट दे रखी है 12,000, ये कैसे आएगी? कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई एरिया से करोगे उसके, तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। ठीक है, ऐसे ही तो आती है। तो अगर एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड में भेज दो उधर, मतलब सॉरी, पर कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर को डिवाइड में भेज दो। तो एरिया जो है आ जाएगा 12,000 अपॉन ये क्या नाम 50 पर मीटर स्क्वायर, रुपया 50। ठीक है, जीरो से जीरो कटा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, 240 आ रही है क्या? तो ये 240 मीटर स्क्वायर हो गई, यहाँ डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही बात है। आखिरी वाला पेरीमीटर निकाल दो लोन का। निकाल पाओगे लोन का पेरीमीटर? इससे आसान क्या क्वेश्चन मिलेगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है दीपक? 2 ब्रैकेट L+B। हाँ, तो एल और बी की वैल्यू बताना क्या क्या है लोन के। फिर क्या है बताओ, एरिया कितना हुआ पेरीमीटर टोटल? हम्म। हाँ, तो पेरीमीटर कितना हुआ? हम्म। कैसे बातें कर रहे हो तुम? 240 और 60, 2 ब्रैकेट में। हाँ, 44 सही है। 12 + 10। ठीक है, 12 और 10 कितने होते हैं? 22। 2 × 22 कितना हो गया? 44, 44। 44 मीटर आंसर है लोन का पेरीमीटर। अंकुर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ क्या होता है?